दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 19 पेशकश मीरे कारवां। मिन्हास बाकर जोश भरे अंदाज में बोला, वजदान मेरा अगला टारगेट ईस्ट होगा, हिल पार्क के नजदीक वाक़या। इस ठिकाने से मुमकिन है हमें बहुत ही मुफीद अशिया और सबूत भी हासिल हो जाए। तुमने इस ठिकाने के कायम मुकाम का नाम सिराजुद्दीन बताया था ना? मुझे एक दो मरतबा ईस्ट जाने का इत्तफाक हुआ है। मैंने कहा, वहाँ की करता धरता का नाम सिराजुद्दीन ही है। शोएब गौरी ने कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में उसी के नाम से एक अड्डा बना रखा है। साउथ के कायम मुकाम कबीर शाह को आपने फरार होने पर मजबूर कर दिया। ईस्ट का नज़्मो नसक सिराजुद्दीन के हाथ में है। लापता जहांगीर की जुबानी मुझे उसके बास का नाम सलीम वास्ती मालूम हुआ। सेंट्रल और वेस्ट से अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा। वैसे हर ठिकाने का स्टाफ अलग है और वो लोग बवक्ते जरूरत ही एक दूसरे से राब्ता करते हैं। इन पांचों बासिस का बिग बास शोएब गौरी एक कमांडर की हैसियत से CFK के निजाम चलाता है। उसका असल ठिकाना कहाँ है इस बारे में कोई नहीं जानता। वो हस्बेहाल कहीं भी पहुंचकर अहकामात सादर कर देता है। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर जरा तवक्कुफ किया। मिन्हास बाकर से पूछा, आपने मुफीद अशिया और सबूत के बारे में बात की है, इससे आपकी क्या मुराद है? उसे कहा, वजदान ये बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो कि शोएब गौरी एक दहशतगर्द तंजीम का बास है। इस दुनिया में हर बिग बास किसी अपने से बड़े का आलाकार होते हैं और शोएब भी यहूदी लाबी के इशारों पर नाच रहा है। यहूदी लाबी पाकिस्तान को दहशतगर्द नंबर 1 की दौड़ में शामिल कर रही है और उसको दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। तुमने ही मुझे बताया था कि एक यहूदी नस्ल बरतानवी बिजनेसमैन मिस्टर नील आर्मर के शोएब से दोस्ताना मरासिब है। मैं शोएब के ठिकानों से कुछ ऐसे सबूत हासिल करना चाहता हूँ जिनकी बिना पर उसे यहूदी लाबी का आलाकार साबित किया जा सके। अब तो तुम मेरी बात समझ गए हो ना? जी, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। उसी वक्त अल्लादिता मेरे पास आ गया। मुझे फोन पर मसरूफ देखकर वो एक तरफ खामोश खड़ा हो गया। मैंने मिन्हास साहब से 1 मिनट होल्ड करने को कहा, फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर अल्लादिता की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने कहा, जनाब सदा बीबी आ गई हैं। ठीक है, उसे किसी दूसरे कमरे में आराम से बैठाओ। मैंने कहा, मैं फोन से फारिग होने के बाद खुद उससे मिलूंगा। अगर सदा फौरी तौर पर मेरे पास आती है तो मैं मिन्हास बाकर से काम की कोई बात नहीं कर पाता। वैसे भी मैं CFK के मुतालिक कोई भी मामला सदफ के सामने डिस्कस नहीं करना चाहता था। वो तजस्सुस की मारी पहले ही मेरी जान का अजाब बनी हुई थी। अल्लादिता जाने लगा तो मैंने उसे मजीद हदायत दी, अगर इस दौरान में पाशा साहब का असिस्टेंट तहसीन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ यहाँ पहुंच जाए तो उसे सीधा उसी कमरे में ले जाना जो तुमने इन दोनों के लिए मुंतहिब किया है। मैं इस वक्त फोन पर निहायत ही अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ से फारिग होने के बाद मैं किसी से मिल सकूंगा, लिहाजा मुझे हाम डिस्टर्ब न किया जाए। अल्लादिता ने फरमाबरदारी से गर्दन झुकाकर ड्राइंग रूम से निकल गया। मैंने माउथपीस से हाथ हटाया और कहा, जी मिन्हास साहब। वो बोला, मैंने तुम्हें अपने फोन करने का मकसद तफसीलन बता दिया है। अब तुम भी बता दो कि तुम्हारे पास मेरे लिए कौन सी बुरी खबर है। बुरी खबर आहर बुरी शय ही होती है और उसे सुनाना नागुज़ीर। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मिन्हास बाकर को उसके दोस्त फरीद पाशा के वालिद के इंतकाल की खबर सुना दी। ओ, ये एक अफसोसनाक खबर है। उसने बड़े ही अफसोसनाक अंदाज में मुझे बताया कि आज ही कोई 2-3 घंटे पहले की बात है, कमाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ था। पाशा ने मुझे बताया था और फिर वो अपनी बेगम के साथ रवाना हो गया था। वजदान, तुम्हें भी जाना चाहिए था, मिन्हास बाकर ने गंभीर आवाज में कहा। मैंने कहा, मैं सुबह सैयदपुर रवाना हो जाऊंगा और जिस वक्त फरीद को ये अंधोनाक इतला मिली कि कमाल पाशा को हार्ट अटैक हुआ है, मैं कोठी में मौजूद नहीं था। फरीद अपने एक स्पेशलिस्ट को अपने साथ लेकर फौरन ही सैयदपुर रवाना हो गया था। मैं देर से यहाँ पहुंचा हूँ। 10 बजे पाशा साहब ने फोन करके मुझे बताया कि कमाल पाशा दिल के दौरे में चल बसे हैं। फरीद पाशा ने आपको इतला देने के लिए ट्राई किया मगर आपसे राब्ता नहीं हुआ। फिर उससे मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं आपको फोन करके इस सानहे से आगाह कर दूं। मिन्हास बाकर ने कहा कि बड़े पाशा को पहले भी दिल के 2 अटैक आ चुके हैं। वो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रियाज के जेरे इलाज था। फरीद ने बहुत कोशिश की कि उसका बाप लाहौर में शिफ्ट हो जाए ताकि मुनासिब अंदाज में उसकी देखभाल की जा सके, लेकिन कमाल पाशा ने दिल की बीमारी को कभी संजीदगी से नहीं लिया। परहेज के मामले में भी वो हाथ से बेपरवाह वाक़या हुए थे। तीसरे अटैक ने उनकी जान ले ली। फरीद इस मरतबा भी डॉक्टर रियाजी को अपने साथ लेकर गया था। मैंने कहा, वजदान, मौत बड़ी ही सफाक और जालिम हकीकत है। मिन्हास ने गंभीर आवाज में कहा, उसे सिर्फ एक मोटा बहाना चाहिए होता है और ये बहाना ढूंढ लेती है।
हकीकत बड़ी ही मुश्ताक और तजर्बेकार है। बहरहाल एक तवील बोझल सांस खारिज करने के बाद वो भराई हुई आवाज में बोला, कमाल पाशा की मौत का मुझे बहुत ही दुख हुआ है। क्या आप बड़े पाशा साहब के जनाजे में शिरकत के लिए सैयदपुर आएंगे? मैंने पूछा। उसने कहा आना तो चाहिए, बहरहाल मैं अभी फोन पर ही राब्ता करके तज़ियत करता हूँ। अगर आप वहाँ आए तो फिर मुझसे भी जरूर बात हो जाएगी आपकी। मैंने कहा। मिन्हास बोला, इस मुलाकात का इन्हसार तजहीज़ो तकफीन के प्रोग्राम पर है। मैं फरीद से जब तक तफसीली बात न कर लूं वक्ती तौर पर कुछ कह नहीं सकता। तुम तो जानते ही हो, कराची से सैयदपुर बरास्ता लाहौर और फिर सैयदपुर से कराची बरास्ता लाहौर आमदोरफ्त के लिए 2 दिन दरकार हैं। जुम्मे का दिन इस वक्त एहतमाम पजीर है। कल हफ्ता है। मैं अगर कल भी कराची से रवाना हूँ तो इतवार शाम से पहले वापस अपने घर नहीं पहुँच सकता और इतवार को मेरी बेटी शबाना की रुखसती है, यानी परसों। शबाना की शादी वाली बात मेरे जहन से निकल गई थी। वाकई ये तो बहुत ही अहम मामला था। इस शादी में शिरकत के लिए काजी सुल्तान की बेटी मुमताज भी मिन्हास बाकर के घर पहुंच चुकी थी और शादी की शॉपिंग के दौरान में मुमताज और साहिल को मियां जाहिद हुसैन के गन बरदार गुंडों ने अगवा किया था। बाद अज़ां मुमताज को तो उमरकोट से बरामद कर लिया गया, लेकिन मेरी साहिल, जो मेरा साहिल भी थी, हनूज मुझसे दूर थी। मैं मुतमईन था कि उसका अता पता मुझे मालूम हो गया है और मुझे पूरा यकीन था कि मैं बस अपनी मोहब्बत को चौधरी नवाज अली के बेरहम चुंगल से बहुत जल्द आजाद करवा लूंगा। मैं कल सैयदपुर में रवाना होऊंगा और मौजा रखावाली से सैयदपुर सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं फौरन से पेशतर रखावाली पहुंचकर वहां के मुतलिकुल अनान शैतान सिफ्त हाकिम चौधरी नवाज अली की मिजाज पुरसी कर सकता था। इससे पहले कि मैं साहिल की याद में आगे बढ़ता, ईयरपीस में मिन्हास बाकर की आवाज सुनाई दी। वजदान, तुम तो जानते हो बेटियों के मामलात कितने नाजुक होते हैं और इस सिलसिले में तो पहले ही मुमताज और साहिल के अगवा वाला वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है। मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं। मेरा मुसलसल कराची में रहना जरूरी है और अब तो शुएब गौरी जैसे बदनाम जमाना शरीफ बदमाश से भी ठन गई है। मेरा ख्याल है आप फोन पर ही फरीद पाशा से भरपूर ताज़ियत कर लें, वो आपकी मजबूरी को समझ जाएगा। शबाना, साहिल और मुमताज का वाला वाकया उससे पोशीदा नहीं। मैंने हालात के तकाजों के मुताबिक उसे मशवरा दिया। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो वजदान, शायद किस्मत को यही मंजूर है। मैं पाशा की गमी में और वो मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकता। हमें अपने दिली जज्बात के इजहार के लिए टेलीफोन ही को वसीला बनाना पड़ेगा। मजबूरी में तो ये सब करना और सहना पड़ेगा ना मिन्हास साहब। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। वो मौजूए गुफ्तगू को बदलते हुए बोला, मैंने तुम्हें फरीद पाशा के पास भेजकर कोई गलती तो नहीं की। मेरा मतलब है वो तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो सकता है या नहीं। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मिन्हास साहब, आपने मुझे बिल्कुल ठीक बंदे के पास भेजा है। मुझे उम्मीद है कि मैं फरीद पाशा के तावन से बहुत पहले जल्द अज जल्द साहिल को हासिल कर लूंगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे वजदान। वो हलू से दिल से बोला, मैं तुम्हें बहुत जल्द कराची में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में जो मजा आएगा वो अकेले में पुलिस के संग कहा। मैंने कहा, ये तो एक इत्तेफाक है कि कमाल पाशा का इंतकाल हो गया। बसूरते दीगर फरीद के छोटे भाई नवीद को आज यहाँ आना था और मैं सुबह उसके साथ सैयदपुर रवाना हो जाता। मैं अपने मिशन में लेट नहीं हूँ। और मैंने जुमला अधूरा छोड़कर जरा तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए कहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ नहायत ही मसरूफ और बरसरे बेकार रहा हूँ। फिर मैंने मिन्हास बाकर को अब तक की लाहौर की अपनी सारी मसरूफियात के बारे में आगाह किया। सिकंदर, लाला बशीर MPA, DSP औरंगजेब खान, नादिया, सदफ, फरीद पाशा की बीवी नायला के अगवा का वाकया और तय कहानी के अंदर और बाहर पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाकयात को सुनकर वो हैरत ज़दा रह गया। तशवीशनाक अंदाज में बोला, वजदान, तुम जहाँ भी जाते हो अपने साथ हंगामों का मेला भी लेकर जाते हो। नायला वाला वाकया बड़ा ही अफसोसनाक है। शुक्र है तुम्हारी वजह से राना अजमत अपने मजबूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। बहरहाल सबसे दिलचस्प किरदार सदफ और नकली वजदान का है। इनका तस्करा सनसनीखेज और हैरत अमेज है। मैंने कहा, नकली वजदान और उसकी फैलाई हुई शर अंगेजियों से तो मैं किसी न किसी तौर निमट ही लूंगा, लेकिन सदफ वाला मामला हासा टेरा है। वो इस वक्त भी यहाँ आई बैठी हुई है। वो तुमसे क्या चाहती है? मिन्हास ने संजीदगी से पूछा। वो मुझसे कुछ नहीं चाहती, बल्कि मेरे तवस्सुत से चाहती है। मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ तफसील बताओ। मैंने झंझलाहट भरे अंदाज में कहा, वो चाहती है मैं कुछ वक्त निकाल कर उसे मार्शल आर्ट की
चीनी टेक्निक सिखाऊं। वो चाहती है मेरे साथ फिल्म स्टूडियो जाकर फिल्मों की शूटिंग देखे और फरीद पाशा के गांव सैयदपुर जाकर फितरी जिंदगी का मुशाहिदा करे। ये उसकी सब वो चाहते हैं जो अब तक मेरे इल्म में आई है। ताज़ा तरीन अब वो कौन सा मंसूबा अपने साथ लाई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो बड़े हंगामी अंदाज में यहाँ पहुंची है। मैंने सदफ के रवैये के बारे में सिर्फ एक बात अहस की है। मिन्हास बाकर ने कहा, वो हर हाल में तुम्हारे करीब रहना चाहती है और कोई लड़की ऐसा कब और क्यों चाहती है उसकी तफसील में जाना जरूरी नहीं। माशाल्लाह तुम हाँ से समझदार हो। हमारे दरमियान सदफ के बारे में थोड़ी देर गुफ्तगू होती रही। मैंने मिन्हास बाकर को बताया कि वो एक मारूफ सनतकार सरमद बुहारी की बेटी है। सरमद बुहारी जूता साजी की सनत से वाबस्ता है और उसकी रिहाइश का डिफेंस सोसाइटी के एक ऐसे बंगले में है जो साउथ के बहुत ही करीब वाक़या है। मिन्हास बाकर सरमद बुहारी से बखूबी वाकिफ था। कुछ अर्से पहले उसने अपने अखबार में सरमद बुहारी की फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट शाया किया था। अल्लादीता ने मेरी हदायत के एन मुताबिक असिस्टेंट तहसीन और उसकी बीवी को उनके लिए खोले गए बेडरूम में पहुंचा दिया। तहसीन की बीवी का नाम नाहिद मालूम हुआ। मैंने उसी बेडरूम में जाकर उनसे सरसरी मुलाकात की। सरसरी इसलिए कि वो एक नौब्याहता जोड़ा था और रात लगभग आधी बीत चुकी थी। सदफ हासी तैयारी से मुझसे मिलने आई थी। चुस्त ब्लू जीन्स पर उसने लूज हाईनेक सफेद स्वेटर पहन रखा था। पाँव में जॉगर्स थे। सदफ का भरा भरा जिस्म पस्ता कामती पर सरबस्ता क्यामत ढाता था। वो अपनी सरापा में शायराना महबूबियत का पूरा सामान रखती थी। वो दम भर न ठहरे दिल में न आंखों में एक पल, इतने से कद पर भी क्यामत शरीर हो कि जागती जीती जागती मिसाल थी। सफरी बैग की हमराही ने उसके अज़ाइम को मेरे जहन में और भी पुख्ता कर दिया। वो मेरे इशारे पर एक सोफे पर बैठ चुकी तो उसके लहजे में शिकायत का अंसर नुमाया था। तुम्हें बड़ी फुर्सत से फुर्सत मिली है वजदान। क्या लाहौर वाले अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? मैंने इसकी चोट का बाहू भी समझ रहा था। इब्तदा में मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और ये बात कुछ ज्यादा गलत भी नहीं थी। ताहम पेश आमदा हालात की रोशनी में उसका शुमार गलत बयानी के जुमरे में आता। मैंने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा, सॉरी सदफ, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। बहरहाल बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? मुझे पता चला है कि तुमने पहले भी इस कोठी पर मुतअद्दिद फोन किए थे। तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया गया है, वो ज़ेरे मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारी वजह से मैं हासी परेशान थी। तुमने शाम में मुझे फोन करना था। हम रेस कोर्स पार्क में मिलने वाले थे। चलो अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई, मैंने सादा लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे फोन पर बात की थी और तुम मुझे अपनी आंखों से जिंदा सलामत देख रही हो। वो मेरी वजाहत को नजरअंदाज करते हुए बोली, तुमने मुझे शाम में रिंग क्यों नहीं किया था? एक मसले में फंस गया था। मैंने गोलमोल जवाब दिया। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए हंकारा भरा और बोली, मुझे पता है तुम सुबह सैयदपुर जा रहे हो, पाशा अंकल के गांव। पाशा साहब के वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। वो अपनी बीवी के साथ यहाँ से जा चुके हैं। मैंने संजीदगी से कहा, अगर मैं सैयदपुर जाने वाला हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो अपनी सफरी बैग को थपथपाते हुए बोली। मैंने बरहमी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कह सकते हो। वो बेपरवाही से कंधे झुकाते हुए बोली, सब लोग ऐसा ही समझते हैं। तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हारे रवैये और अमल को देखकर लोग ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं। तुम्हारी हरकतें होती ही ऐसी पागलपन वाली हैं। मैंने क्या किया है? उसकी शोही को अचानक मासूमियत ने अपने आंचल में छुपा लिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या ये बेवकूफी नहीं कि तुम्हारे फाइनल ईयर के इम्तिहान सर पे खड़े हैं और तुम्हें सैर तफरी की सोच रही है, और वो भी एक ऐसे मेजबान के पास जिसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ था। और मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से पूछ बैठी, और क्या वजदान? और ये कि हार्ट अटैक को कामयाबी मिल गई है। मैंने अपने लहजे के बोझलपन को छुपा न सका। ओह वेरी सैड, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। वजदान, मुझे पाशा अंकल के वालिद की डेथ के बारे में कुछ पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मुझे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। अगेन सॉरी। मैं उसकी सॉरी के जवाब में कुछ न कह सका और फिर खामोश नजरों से उसके सफरी बैग को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, वजदान, तुम सुबह सैयदपुर तो जा ही रहे हो ना? यकीनन जाऊंगा। मैंने साफ कोई का मुजाहरा किया। वो एकदम संजीदा हो चुकी थी। गंभीर आवाज में बोली, मैं भी तुम्हारे साथ सैयदपुर जाने का प्रोग्राम बनाकर यहाँ आई थी। वाकई मेरा इरादा सैर तफरी का था, लेकिन मातमी फिजा में किसी तफरी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं ताजियत की गरज से तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। एक लम्हे को रुक कर उसने सवालिया नजर से मुझे देखा और बोली, मैंने सैयदपुर रवानगी के सिलसिले में पापा से भी बात कर ली थी और मामू को भी आमादा कर लिया था।
मैं तो मामू के घर से पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई हूँ वजदान। उसके इंकशाफ अंगेज इतला ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुमने अपने पापा सरमद मुहारी से क्या कहा है? मैं पापा से कोई बात नहीं छुपाती, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने उन्हें बताया कि इत्तेफाक से एक क्लास फेलो मुझे यहाँ मिल गया है और वो 2 दिन के लिए सैयदपुर नामी एक नवाही गांव जा रहा है। मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझ पर अंधा एतमाद भी करते हैं। उन्होंने ही मुझे इजाजत दे दी है। बादशाह मामू को बनाना चंदा मुश्किल साबित नहीं हुआ। नादिया जैसी लड़की मेरी सपोर्टर थी, नाकामयाबी कैसे होती वजदान? बात खत्म करते उसने फखरिया नजर से मुझे देखा। मैंने नीम तंजिया अंदाज में कहा, सदफ, एक तरफ तुम्हारा दावा है तुम अपने पापा से कुछ नहीं छुपाती और दूसरी तरफ तुम उनसे गलत बयानी करती हो। ये किस किस्म की मोहब्बत और एतमाद है? वो हैरत से पलके चिपका कर बोली, मैंने कौन सा गलत बयानी की है? क्या ये दरोगोई नहीं कि तुमने मुझे अपना एक क्लास फेलो की हैसियत से गायबाना तौर पर सरमद बुहारी से मुतारिफ करवाया? मैंने तुर्श लहजे में कहा, यकीनन तुमने मेरा नाम वजी बताया होगा। इससे पहले तुम अपने डीएसपी मामू औरंगजेब से भी कुछ इसी किस्म का मेरा तारुफ करवा चुकी हो। वो चंद लम्हे टटोलने के बाद मुझे बोलनी, वजदान, अगर तुम दोस्ताना फिजा में मुझसे ये सवाल कर रहे हो तो मेरा जवाब होगा कि ऐसी छोटी मोटी चीटिंग तो चलती है। मेरी इस गलत बयानी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। चीटिंग छोटी हो या बड़ी, बहरहाल ये बेईमानी ही कहलाएगी। इसका मतलब है तुम दोस्ताना फिजा कायम नहीं करना चाहते। मैंने तो तुमसे दुश्मनों वाली कोई बात नहीं की सदफ, वो हफ्की से बोली, और दोस्तों वाली बात भी ना करने की कसम खा रखी है तुमने। ये तुम्हारा पागलपन है। मैंने चिढ़कर कहा, तुम बात का उल्टा मतलब निकालती हो। वो बेहतियार हंस पड़ी। इट्स ओके। सदफ की हंसी बड़ी ही दिल आवेज थी, हमवार, मोतियों जैसे दांत जब जलवा अफरोज होते तो यूं महसूस होता उसके दहाने से जैसे नूर फूट पड़ा हो। उसकी शबनमी हंसी में बड़ी ही मिठास और ठंडक थी। वो बिखरे हुए हवास और तने हुए असाब को बड़ी शांति से समेट लेती थी। मैंने अपने एहसासात में नुमाया तब्दीली महसूस की। उस वक्त मैं जिस नौयत के कशीदा हालात से गुजर रहा था, उन्होंने मुझे हाथ चकन्ना और इस्तरारी बना दिया था। ऐसे में सदफ की मुतरन्नम हंसी ने मुझे बहुत ही सुख पहुंचाया था। मैंने कहा, सदफ, मुझे अच्छी तरह ये अंदाजा हो चुका है कि तुम कितनी मेहनती हो। किसी कावे से तुमने वजी के अंदाज से वजदान बरामद किया है, लेकिन मैं तुमसे यही दरख्वास्त करूंगा कि तुम जहां से आई हो उधर वापस चली जाओ। तुम हाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इसमें कितने संगीन हालात से मैं गुजर रहा हूँ। मौत मेरे हम रकाब है और किसी भी वक्त इस कोठी पर जबरदस्त हमला हो सकता है। तुम अपनी जान को जानते बूझते क्यों हलाकत में डालने वाली हो? हाउ इंटरेस्टिंग, वो सनसनीखेज लहजे में बोली। क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिल है, क्या एडवेंचर है। मैं किसी ऐसी ही सूरत हाल की तो तलाश में थी। फिर कदरे संजीदा होते हुए उसने पूछा, बाय द वे वजदान, तुम मुझे अपने मौजूदा हालात के बारे में थोड़ा ब्रीफ करोगे? सिर्फ ब्रीफ नहीं करूंगा, बल्कि पूरा ब्रीफ केस तुम्हारे नजर करने को तैयार हूं। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। इस इनकार में ये तासुर आया था कि तुम नहीं सुधरोगी सदफ। तुम्हारा इलाज सिर्फ यही है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए। उसी वक्त अल्लाह दिता हमारे लिए काफी बना कर ले आया। साथ ही मौसम की मुनासबत से कुछ खुश्क मेवाजात भी थे, जिनमें पीनट, चिलगोजे और नमकीन का जो शामिल थे। मैंने अल्लाह दिता को मुहातब होते हुए कहा, भाई मैं तो मजीद काफी नहीं पीऊंगा, मेरे लिए ड्राई फ्रूट ही काफी है। मैं पहले ही अच्छी खासी नींद महसूस कर रहा हूँ। मेरे हिस्से की काफी वाला मग तुम ले जाओ और खुद पी लो। अल्लाह दिता जी साहब कहते हुए काफी का मग उठाकर रुखसत हो गया। मैंने उसे हालाते हासरा की तरफ ले आया। मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अंदाज में उसे सूरत हाल से आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, वजदान, तुम मुझे अपने साथ सैयदपुर लेकर जाओगे या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि ये रात मुझे इसी कोठी में गुजारना चाहिए। 1 से 2 भले और 1 और 1 11 होते हैं। मैं मानती हूँ मेरा मार्शल आर्ट बस अहम हिस्सा है, लेकिन अगर आज रात में किसी किस्म की कोई बैरूनी अटैक हो जाता है तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद कर सकूंगी। उसकी तजवीज में काफी वजन था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट का अमली मुजाहरा उस रोज रेस्टोरेंट में देख चुका हूँ जिसे तुम एवे कह रही हो। वो फन बहुत अच्छों से भी अच्छा है। तुम ये रात इस कोठी पर गुजार सकती हो। तुम्हारे मुंह से अपने फन की तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पुरजोश अंदाज में काफी कसिप लेते हुए बोली, यकीन मानो वजदान, अगर मुझे कोई डॉक्टर कह के पुकारता है तो शायद इतनी खुशी ना होती। मैंने यकीन जान लिया है, मैंने मानी हेज अंदाज में कहा। वो जल्दी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? शायद मेरे चेहरे के तासरात ने चुगली खाई थी, जब भी वो फौरन होशियार हो गई थी। मैंने नहायत ही ठहरे हुए और 2 टोक लहजे में कहा, मुझे 101% यकीन है कि तुम अपने पापा के लाखों रुपए बर्बाद करके छोड़ोगी।
अलावा जी उनके अरमानों का जुनून होगा सो अलग होगा। वो शिकायती नजरों से मुझे देखने लगी, मुंह से कुछ न बोली। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तरसते हैं और एक तुम हो कि फाइनल ईयर में जाने के बावजूद भी संजीदा नहीं हो। डॉक्टरी के पेशे को एक तरफ रखने के बाद तुम मोहनजोई पर निकलने का इरादा रखती हो। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। ये मजाक नहीं है वजदान, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। वो ठहरी हुई नजर से मुझे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेडिकल मैंने पापा की ख्वाहिश पर लिया था और अपनी जिद पर उसे तर्क कर दोगी। मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। इसके बावजूद भी तुम फाइनल ईयर तक पहुंच गई। मेरे लहजे में काट थी। वो मालूमात अफजा अंदाज में बोली, वजदान, शायद तुम जानते नहीं कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट और फाइनल ईयर सबसे ज्यादा अहम होते हैं, जिनको क्लियर करने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ते हैं। बहुत पढ़ना पड़ता है वजदान। फर्स्ट ईयर में तो सभी बहुत खुश होते हैं, इसलिए खुशी और जोश में सेकंड ईयर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद के साल कदम ब कदम आगे बढ़ते जाते हैं और अब फाइनल मरहला आ गया है। देखो क्या होता है। तुम्हारे तेवर से तो कुछ होता नजर नहीं आता। मैंने कहा, अल्लाह मालिक है। वो बेपरवाही से बोली, वो तो सबका मालिक है। मैंने भी बेपरवाही से कहा, चाहे कोई साइंस पढ़े या आर्ट्स, मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग में या फिर बिजनेस में। उसे थोड़ी देर तक मुझे यकटुक देखा और फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, वजदान, सच्ची बात तो ये है कि मैं इस मेडिकल से सख्त बोर हो गई हूँ और जब से तुमसे मुलाकात हुई है मेरे मोहमजोई के जरासीम कुछ ज्यादा ही फाल हो गए हैं। मैं तुम्हारी तरह एडवेंचरस बनना चाहती हूँ। मैं कुछ वक्त कुछ अरसा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर उसने दोनों हाथों को एक महसूस हरकत दी और रश्क अमेज अंदाज में बोली, वजदान, क्या सनसनीखेजी है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तसव्वुर में अपना सर पकड़कर बैठ गया। उस क्रेजी लड़की को समझाना बहुत मुश्किल था। उसके साथ दिमाग सोजी का कोई फायदा नहीं था। ऐसी कोई कोशिश वक्त की बर्बादी के मुतरादिफ होती। वो अव्वल आखिर समझने या संभलने के मोड़ में नजर ही नहीं आती थी। उसी लम्हे मेरे तसव्वुर में मेहरबान चेहरे जलने बुझने लगे। ये के बाद दीगरे फरीद पाशा और मिन्हास बाकर की कही हुई बातें मुझे याद आने लगी। उन्होंने सदफ के हवाले से कमोबेश मिलते जुलते ख्यालात का इजहार किया था। ये इजहार बहुत ही खतरनाक और संगीन था। वो क्यामत कद लड़की मेरी जिंदगी के बखेड़ों का हिस्सा बनने वाली थी। इस रात को अगर टेलीफोन नाइट का टाइटल दिया जाए तो बेजाना होगा। लगभग 12:30 बजे एक मरतबा फिर टेलीफोन की घंटी बज उठी। सदफ को मैंने ड्राइंग रूम से मुल्हका एक बेडरूम में आराम की गरज से भेज दिया था और खुद भी कमर सीधी करने का इरादा कर ही रहा था कि टेलीफोन ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। दूसरी घंटी पर मैंने फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ बोलने वाले ने इस्तफसार किया, क्या मैं मिस्टर पाशा से बात कर रहा हूँ? उस आवाज और लबल लहजे ने मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। फरीद पाशा के बारे में इस्तफसार करने वाला वो शुएब गौरी था। मैं इस वक्त हैरत और ताज्जुब की आखिरी हदूद को छू रहा था। शुएब को मेरे मौजूदा ठिकाने का किस तरह पता चला? ये सवाल बहुत ही वजनी था और मेरे दिमाग पर किसी हथौड़े की मानद ज़रबे लगा रहा था। मैंने किसी ड्रामाबाजी की बजाय खुलकर खेलने का फैसला किया। शुएब ने अगर किसी तौर मेरा सुराग लगा ही लिया था तो फिर कैसी पर्दादारी। मुझे खामोश पाकर उसने दोबारा पूछा, हेलो, क्या ये फिल्म प्रोड्यूसर फरीद पाशा का घर है? तुम पाशा के तवस्सुत से वजदान तक पहुंचना चाहते हो ना शुएब? मैंने ठहरी हुई आवाज में कहा। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। यकीनन उसे मेरी आवाज पहचान ली थी। तुम कहाँ गायब हो गए थे वजदान? वो दोस्ताना लहजे में मुझसे पूछने लगा। मैंने कहा ना, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं और ना ही किसी मुनाफकत की। मैंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, बोले तुम्हें यहाँ का फोन नंबर किसने दिया और मुझसे क्या चाहते हो? तुमने आधी रात को मुझे फोन क्यों किया? वो संजीदा आवाज में बोला, वजदान, लगता है तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है और बकवास बंद करो, गलत फहमी की औलाद। मैंने तकरीबन चीख कर कहा, तुम्हारा मकरू चेहरा मेरे सामने खुल चुका है, लेकिन तुम्हारी कोई मकारी मुझे मुतासर नहीं कर सकेगी। तुमने दोस्ती की आड़ में मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ मुझे बल्कि इस मुल्क को आलमी सतह पर बदनामी और रुसवाई दिलवाने में भी तुम पेश हो। मैंने माल रोड वाले होटल को छोड़ते हुए फैसला किया था कि अजहुद शुएब गौरी से राब्ता नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो मौका महल की मुनासबत से उसे ट्रीट करूंगा। मैं अपने फैसले पर कायम दायम था। उसने आखिरी मरतबा मुझे गुच्चा देने की कोशिश की और अपनी महसूस मोतदिल आवाज में बोला, वजदान, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? ज्यादा बगला भगत बनने की कोशिश मत करो शुएब। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हारी असल नस्ल से वाकिफ हो चुका हूँ।
तुम्हारा बहरूप मुझ पर खुल चुका है। तुम और तुम्हारी CF के एक ड्रामा है। तुम इस्लाही कामों की आड़ में इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हो। तुम यहूदियों के एजेंट हो, उन्हीं अपनी असली बापू की तरफ इशारा करते हुए नाचते हो। दहशतगर्दी और कत्लोगारी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं आता। बोलते जो मैं सुन रहा हूँ, वो गूंजदार आवाज में बोला। शायद इस तरह तुम्हारे दिल का गुबार हल्का हो जाए। वो अब भी मुनाफिकाना चाल चलकर बाजी को पलटना चाहता था, लेकिन अब मैं उसके किसी फ्रेम में आने वाला नहीं था। दोस्ती की आड़ में मैं पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका था। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, शुएब, तुम निहायत ही घटिया और कमीने शख्स हो। वो हासा जज्बाती हो रहा था। मेरी जज्बातियत में गुस्से का अंसर मौजूद था। तुमने इम्तियाज अली, रूबी और मीर बख्श को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उन तीनों को क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए ना कि वो मेरे इतने करीब आ गए थे। तुम्हें डर था कि वो मुझ पर CF की असलियत ना खोल दें। और मीर बख्श गंदम के साथ घुन की तरह पिस गया। फिर उस सफीर वाले वाक़े को ले लो, यूरोपीय सफीर जिम ब्राउन के कत्ल की साजिश। तुम्हारा साउथ पूरी तरह उसमें मुलविस था। नजीब और सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी ने तुम्हारे CF का भांडा फोड़ दिया। एक दहशतगर्द मुल्क दुश्मन अंसर के तौर पर तुम सामने आए। वो कथा कलामी करते हुए बोला, मैं नहीं, कबीर शाह सामने आया। ओ, तो तुमने हकीकत का एतराफ कर लिया। मेरे सीने से एक तवील इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। अब तुमसे दो दो हाथ करने में मजा आएगा शुएब। तुम ये मत समझो कि साउथ से फरार के बाद पुलिस खामोश होकर बैठ जाएगी। अब तुम लोगों का मामला और जिम ब्राउन का मामला हुकूमती सतह का है। साउथ से साबर अली, वहीद हाँ, मंजूर इलाही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस बहुत जल्द कबीर शाह का सुराग लगा लेगी और इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो गंभीर आवाज में बोला। वो 3 गिरफ्तार शुदगान पुलिस वाले के लिए बेकार साबित होंगे। शुएब तक पहुंचना नामुमकिनात में से है। वो सर पटकते रह जाएंगे। मैं उनके हत्थे ही नहीं आ सकता और ना ही मेरे खिलाफ वो कोई सबूत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे अकल में यहूदी लाबी काम करती है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जब तक तुम उनके आलाकार बने होगे, वो तुम पर और तुम्हारी दहशतगर्द तंजीम CFK पर आंच नहीं आने देंगे। ये उनका तरीकाकार है। उन्होंने हमेशा यही वतीरा अपनाया है। वो लोग पूरी दुनिया में यही कुछ कर रहे हैं। अपने मकासद हासिल करने के लिए वो लोग तुम जैसे बुज़दिल अफराद को बराए इस्तेमाल एक वक्त शय की मानिंद अपने काम में लाते हैं और काम निकल जाने के बाद बड़ी ही हकारत से डिस्पोजेबल कहकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैं एक लम्हे को रुका, फिर जहरीले लहजे में इजाफा करते हुए बोला, शुएब, तुम्हारे अंजाम में बहुत खसरतनाक करूंगा। तुम अपने अंजाम की फिक्र करो वजदान, जो मेरे हाथों होने वाला है। वो फुंकार से मुशाबा आवाज में बोला, तुमने गुज़श्ता रात साउथ में जो कुछ करवाया है, मैं उसे भूलने वाला नहीं। मेरी बातों की आवाज सुनकर सदफ दोबारा ड्राइंग रूम में आ बैठी थी और खामोशी से मुझे देखे जा रही थी। मैंने शुएब गौरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, साउथ में जो कुछ हुआ वो पुलिस की छापा मार कार्रवाई थी। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अलबत्ता इस वाक़े ने मेरे लिए दिली तमानियत का सामान किया है। तुम सिर्फ अपने हाथ के ना होने की बात कर रहे हो वो गुर्राया, जबकि मैं तुम्हारे सर तपा मुलविस होने का दावा करता हूँ। पुलिस ने वो सारी कार्रवाई तुम्हारी निगरानी में की है। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि तुम्हें साउथ के आसपास देखा गया है। मैं हैरत और बेयकीनी से उछल पड़ा। शुएब, क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? जिस वक्त कराची में शुएब गौरी के अड्डे साउथ पर पुलिस ने रेड किया, यानी रात 1:30 बजे और 2 बजे के दरमियान, इन लम्हात में मैं लाहौर में पाशा की कोठी में चंद फितना परवर अफराद से नबुर्द आसमां था। राना अजमत का भतीजा सिकंदर अपने साथियों के हमरा पाशा की बीवी नायला को अगवा करने कोठी में घुस आया था, जिन्हें मैंने वहां से नाकामयाब दुम समेट कर भागने पर मजबूर कर दिया था। शुएब गौरी का दावा समझ में ना आने वाली बात थी। मैंने कहा, मेरी चालें तो सब पुरानी हैं और हासी आजमूदा भी, अलबत्ता तुमने कोई नया उड़ना सीखा है। मैं एक मरतबा फिर यही कहूंगा, तुमने कोई नहायत ही वाहियात ख्वाब देखा है। ऐसे ऊट पटांग ख्वाब हाजमे की खराबी के बायस वजूद में पाते हैं। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ। वो धाड़ कर बोला, चेकअप तो मैं अनकरीब तुम्हारा करवाने वाला हूँ। इस मकसद के लिए मैंने मंजे हुए कसाईयों का बंदोबस्त कर लिया है। बहरहाल तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, साउथ के बाहर भी मेरे चंद नमकख्वार निगरानी का फरीजा अंजाम दे रहे थे। पुलिस की रेड की इतला मुझे फौरन मिल गई थी और साथ ही ये इंकशाफ भी हुआ कि मौके पर तुम बनफ्से नफीस मौजूद थे, एक लैंड क्रूजर में जिसका रंग सुर्ख है, छत सफेद,
चौड़े टायरों वाली ये जीप बहुत ही कम दिखाई देती है। तुम जिस छोटी जीप में देखेंगे उसका नंबर है 4731। तुमने व्हाइट बेदाग पैंट कोट पहन रखा था और आंखों पर स्याह चश्मा था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो सरासर गलत कह रहा था। ये नकली वजदान की कारस्तानी थी। मैंने नहर के किनारे उस आफतजादे को इसी लिबास, इसी हुलिये और इसी सुर्ख जीप में देखा था, और जीप का नंबर भी वही था जो अभी शेब ने बताया था। तो क्या गुज़श्ता रात नकली वजदान कराची में था? ये सवाल बड़ा ही होलनाक था। साउथ के आसपास उसकी मौजूदगी के बारे में मिन्हास बाकर ने मुझसे कोई तस्करा नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहरूपिया सिर्फ शोएब के बंदूक को ही नजर आया था। मगर क्यों? वो मौके पर नजर आके क्या जाहिर करना चाहता था? सीधा और वाज़ेह जवाब तो यही था कि वो इस कार्रवाई को मेरे सहरे टांकना चाहता था, और इस मकसद में वो कामयाब भी रहा। शोएब गौरी जैसा तजर्बेकार शख्स भी ये यकीन करने पर मजबूर हो गया था कि मैं उस जगह पर मौजूद था। मेरा ये नया दुश्मन बड़े निराले ढंग से दुश्मनी निभा रहा था। तुम्हें चुप क्यों लगी वजदान? शोएब की सरसराती आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। एक ही इंकशाफ ने तुम्हारी सिट्टी गुम कर दी। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें मेरी दानाई और बिनाई का यकीन आ जाना चाहिए कि मैं इस वक्त तुम तक कैसे पहुंच गया। ये नहीं पूछोगे मैंने तुम्हारा सराग कैसे लगा लिया? खुद ही बता दो, मैंने उकताहट अमीज लहजे में कहा। वो बोला, मेरे जिन आदमियों ने तुम्हें साउथ के करीब सुरख लैंड क्रूजर में देखा, उन्होंने मुझे ये इतला दी कि पुलिस के अलावा 2 सिविलियन भी इस कार्रवाई में शरीक थे। एक का नाम शहजाद और दूसरे का नाम अमजद मालूम हुआ है। ये दोनों अफराद मिन्हास बाकर के लिए काम करते हैं, जो शाम के एक अखबार का एडिटर और पब्लिशर है। शहजाद अली तो हासा तेज बंदा है, वो हमारे हाथ न आ सका। अलबत्ता आज दिन में मेरे आदमी अमजद को उसके अड्डे से उठाने में कामयाब हो गए। उसे जरा तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, तुम मुझे दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हो वजदान। ये बात तुमसे छुपी नहीं हो सकती कि मेरे पास इबरत नाक टार्चर सेल भी होंगे। शाम से जरा पहले अमजद नामी उस शख्स ने यहाँ से अहम इंकशाफात किए हैं। वो साउथ में तुम्हारी मौजूदगी से तो आगाह नहीं था, अलबत्ता मौत के मुंह में जाने से पहले उसने जो कुछ बताया मैं उसी के सहारे तुम तक पहुंचा हूँ। तो क्या तुमने अमजद की जान ले ली? मैंने थरथराती हुई आवाज में कहा। एक अमजद तो क्या, मैं अपने हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता हूँ। वो सफाकी से बोला। इस राह में नामों की तस्खीस भी नहीं। इस फहरिस्त में किसी वजदान का नाम भी हो सकता है। तुम दुनिया की जलील तरीन इंसान हो शोएब, मैंने नफरत अमीज लहजे में कहा। वो डिठाई से बोला, यही अल्फाज मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मौसू नहीं। इस वक्त तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अमजद की जुबान खुलने के बाद में मैं तुम तक कैसे पहुंचा। फिर उसने बताया कि अमजद की जुबानी से मालूम हो गया कि मैं लाहौर में मिन्हास बाकर के एक दरीना दोस्त के पास ठहरूंगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक मारूफ प्रोड्यूसर है। फरीद पाशा का नाम मुझे मालूम होने पर मैंने उसके घर का नंबर जान लिया, और ये मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं था। अपनी बात के एहतमाम पर उसने कहा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं अपने दुश्मन को खोजने के लिए कहां तक जा सकता हूँ। मैं तुम्हारी हर कमीनगी पर यकीन रखता हूँ शोएब, मैंने हकारत अमीज लहजे में कहा। तुम्हारी जुबान से अपने लिए दुश्मन का लफ्ज सुनकर मुझे खुशी हुई, वरना तो अब तक मैं तुम्हें अपना दोस्त ही समझकर फरेब खाता आया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।